हेलो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। व्हेन ए चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। और इन अदर वर्ड्स, एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है उसका सराउंडिंग में हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज और करंट इन दोनों की वजह से हमें मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? मूविंग चार्ज और करंट। मूविंग चार्जेस और करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ऑरेस्टोट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। लॉरेंस फोर्स, let us consider a charge q moving with velocity v in presence of both the electric field and the magnetic field. Therefore, total force on charge q equals to F electric plus F magnetic. एक चार्ज q वो ऐसी रीजन में एंटर किया जहाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इन दोनों फील्ड ने चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर लग जाएगा। सो एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फोर्स की जो एक्सप्रेशन है उसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा? चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से ऐसी एक रीजन पर एंटर किया जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा? F इलेक्ट्रिक इक्वल्स Q इंटू E, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड B कितना फोर्स लगाएगा? F मैग्नेटिक इक्वल्स Q V क्रॉस B, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा टोटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? QE, मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम वेक्टर साइन यूज कर सकते हैं। Q कॉमन ले सकते हैं, यहाँ E रहेगा और यहाँ रहेगा V क्रॉस B। तो ये जो एक्सप्रेशन है, टोटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ये हो गया लॉरेंस फोर्स। एक चार्ज Q जिसका वेलोसिटी V है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड ने कितना फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पहले ही हमें मिला था। इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे निकालते हैं? एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स देगा उसको हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला था E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और एक फॉर्मूला मिला था E इक्वल F/Q। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने निकाला फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू QE। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक इक्वल्स Q V क्रॉस B।
इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये फर्स्ट टाइम हमें इस चैप्टर में मिला है। क्रॉस को हम जब रिमूव करेंगे तब होगा F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। F मैग्नेटिक इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। इस फॉर्मूला से हमें कुछ जानकारी मिला। एक है मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड B, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन Q, V एंड B। सेकेंड, अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो ये होल एक्सप्रेशन क्या होगा? जीरो होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। चार्ज अगर मोशन में नहीं है, चार्ज रेस में है, तब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड B, F मैग्नेटिक इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम B निकालेंगे, B इक्वल F मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा एक रीजन जिस रीजन तक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है टेस्ला, कैपिटल T। डायमेंशन M T इनवर्स टू A इनवर्स। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जब एक क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है। जब एक क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तब मैग्नेटिक फील्ड क्यू चार्ज पर फोर्स लगाता है F इक्वल क्यू वी क्रॉस P। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब एक चार्ज की बात छोड़िए, यहाँ क्या बोला है? करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये है एक कंडक्टर, इसके दोनों साइड में मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा? इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा, इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा। ये है बैटरी, ये है बैटरी। कंडक्टर के दोनों साइड में एक बैटरी कनेक्ट किया और कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हुआ है। ये है करंट की डायरेक्शन। तो ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर को अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस साइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। इनवर्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पेज के नीचे है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कंडक्टर को रखेंगे। हमने इस कंडक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया। जैसे ही कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसी टाइम कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगा। इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगा। ये फोर्स लगाया मैग्नेटिक फील्ड ने। मैग्नेटिक फील्ड ने करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाया। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा उसको हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, ये है F, ये B, ये I। F B
आई, ठीक है। ये एफ, ये बी और ये है आई। तो एफ बी आई जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमें फिंगर को रखना होगा। ये फिंगर आई डायरेक्शन में रखना होगा। आई ऐसे है तो हम ऐसे रखेंगे। ये फिंगर बी के लिए, ये फिंगर बी की डायरेक्शन में रखना होगा। बी इनवर्ड है ऐसे। तो जो ये है ये क्या देगा, ये फोर्स की डायरेक्शन को देगा। इससे पता चलेगा, इस फिंगर से पता चलेगा फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। देखिए ये आई है, ये बी और ये एफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो ऐसे हम निकालेंगे किस तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने दिया है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, एफ मैग्नेटिक इक्वल आई एल क्रॉस बी। आई मतलब कितना करंट फ्लो हुआ है कंडक्टर के थ्रू, एल मीन्स कंडक्टर का लेंथ, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला कैसे मिला उसको देखिए। हमें पहले मिला था एफ इक्वल क्यू वी क्रॉस बी। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तब उसके ऊपर फोर्स इतना लगता है। लेकिन जब एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होते हैं, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक इंच से दूसरे इंच तक फ्लो हुआ है। करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो। तो इन सभी चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो टोटल कितना चार्ज है, एक चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगता है। यहाँ टोटल कितना चार्ज है उसको पहले हमें निकालना होगा। तो टोटल चार्ज को हमें निकालना होगा। तो टोटल चार्ज हम निकालते हैं। टोटल चार्ज निकालने के लिए सपोज इस कंडक्टर की पर यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, n चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, उसके लिए n के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना होगा। पर यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज है, n के साथ जब हम कंडक्टर की वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, हमें टोटल चार्ज चाहिए। इसीलिए इसके साथ चार्ज मल्टीप्लाई करना होगा। चार्ज क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू वॉल्यूम इंटू ई। तो वॉल्यूम इस कंडक्टर का एरिया A, लेंथ L। तो वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L। ये हो गया वॉल्यूम। अब इसको हम इस Q को रिप्लेस करके पुट करेंगे। F इक्वल NaLe V क्रॉस B। NaEV, V को हमने बाहर ले आया और L को
भीतर ले गया। ब्रैकेट के इनसाइड में हमने लिखा NEVA। NEVA ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, I L क्रॉस V। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो L है, L की डायरेक्शन जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन को हम L की डायरेक्शन मानेंगे। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड में लगेगा। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस 1, V is perpendicular to B, एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर करते हैं तब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। इन दिस केस व्हेन V is perpendicular to B, पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना होगा? R इक्वल रेडियस R इक्वल mv/qb। एक पार्टिकुलर चार्ज के लिए Q एंड B दोनों कांस्टेंट होगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा और मास भी कांस्टेंट होगा एक पार्टिकुलर चार्ज के लिए। हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, ये सर्कुल बड़ा हो जाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा था उस समय चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स काम कर रहा था। एक है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है सेंट्रीपेटल फोर्स। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और यहाँ हमने देखा है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसीलिए सर्कुलर मोशन के लिए उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स इक्वल होगा, उसके बाद हमें मिलेगा ये रिलेशन R इक्वल mv/qb। नेक्स्ट केस 2, एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज की मोशन की जो डायरेक्शन दोनों के बीच एंगल थीटा, जहाँ थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा मान लीजिए सपोज 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कोई वैल्यू होगा थीटा का, तब क्या होगा? इन दिस केस पार्टिकल विल मूव इन ए हेलिकल पाथ। जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा थीटा एंगल बना के उसका पाथ हेलिकल स्पाइरल होगा, वो स्पाइरल मोशन करेगा। देयरफॉर रेडियस R इक्वल mv/qb sin थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितना था? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल 1। लेकिन यहाँ थीटा एंगल बना के एंटर किया है, इसीलिए साइन थीटा लिखा। ये है स्पाइरल मोशन, उसको हम हेलिकल पाथ भी बोलते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। जो वेलोसिटी वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक v cos थीटा x डायरेक्शन में v cos थीटा एंड y डायरेक्शन में मिलेगा v sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे एंटर किया है? x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के एंटर किया है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें मिलेगा v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मिलेगा v sin थीटा। ये जो v cos थीटा है, v cos थीटा की वजह से ये आगे जा रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है।
पहले पार्टिकल यहाँ था, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, लीनियर मोशन कर रहा है। और v sin थीटा इस कंपोनेंट के लिए पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हुआ है, ऐसा सर्कुल। देखिए ये एक सर्कुल, ये दूसरा सर्कुल, ये तीसरा सर्कुल, सर्कुल बना के आगे जा रहा है। स्पाइरल मोशन में दो तरह की मोशन मिक्स हुआ है, एक है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ ओनली सर्कुलर मोशन, ओनली सर्कुलर। नेक्स्ट, पिच। द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। इसका मतलब क्या है, एक रोटेशन में कितना आगे जाता है, एक रोटेशन में कितना आगे जाता है। एक रोटेशन मतलब यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर से ऐसा पॉइंट हमें मिलना होगा। तो जब ये सर्कुल बना के नेक्स्ट सर्कुल कंप्लीट किया, वन रोटेशन, ये हो गया वन रोटेशन, कितना आगे गया उसको हम बोलते हैं पिच। ये क्या है, ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये क्या है, पिच। तो पिच एक डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे हम पिच? हम एक रिलेशन जानते हैं, v इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, v इंटू टी। तो पिच हम कैसे निकालेंगे, v इंटू टी करना होगा, लेकिन यहाँ v दो है, एक है v sin थीटा, दूसरा है v cos थीटा। दो कंपोनेंट है। किस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, वो है v cos थीटा। इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे v cos थीटा इंटू टी। यहाँ कैपिटल टी हम यूज करेंगे। कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड। वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये हो गया पिच, v cos थीटा इंटू टी। फिर से रिमेंबर कीजिए, अगर v एंड b के बीच एंगल 90 डिग्री है तो सर्कुलर मोशन होगा। अगर v एंड b के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री, तो पार्टिकल स्पाइरल मोशन करेगा। बायो-सेवर्ट लॉ। According to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field dB is proportional to the current element IDL and inversely proportional to the square of the distance R। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर के थ्रू I करंट फ्लो हुआ है, उसका एक स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर किया DL। DL लेंथ के थ्रू भी कितना करंट जाएगा, I करंट ही जाएगा। I इंटू DL, इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है आइडियल करंट एलिमेंट, इसके कारण R डिस्टेंस पर जो P पॉइंट है, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होगा। यहाँ कहा गया है कि dB मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड is proportional to IDL and inversely proportional to square of the distance. Therefore, dV is proportional IDL by R square. जब proportional साइन को हम रिमूव करेंगे तब एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, dB इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R बाय R स्क्वायर इंटू R। ऊपर और नीचे एक R हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमें मिला म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R बाय R क्यूब। तो इक्वेशन A इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ।
ये है बायोसेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेयर म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल्स टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये जो म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। स्केलर फॉर्म ऑफ बायोसेवार्ट लॉ dB इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ? ये था वेक्टर फॉर्म dB इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। dB इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्रॉस को अब हम रिमूव करेंगे, आइडियल आर साइन थीटा। क्रॉस को रिमूव करने से हमें साइन थीटा पुट करना पड़ा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ऊपर एक आर है, नीचे 3 आर है, कैंसिल जाएगा एक। देन हमें मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गया बायोसेवार्ट लॉ का स्केलर फॉर्म। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। एक वेयर है, आई करंट फ्लो हुआ है, उसमें हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये क्या है? एक करंट एलिमेंट है आई डी एल। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस तरफ करंट फ्लो हुआ है इसका डायरेक्शन ये हो गया डायरेक्शन। इसके कारण हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये जो पी पॉइंट है आइडियल से आर डिस्टेंस दूरी में है। आइडियल एंड आर, इन दोनों के बीच ये जो एंगल बना है उसको हम बोलेंगे थीटा। आइडियल एंड आर, इन दोनों के बीच, आइडियल आर दोनों के बीच जो एंगल है वो है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ये एक लूप है, सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो हुआ है, इसलिए हम कहेंगे सर्कुलर करंट लूप। टर्न कितना है? नंबर्स ऑफ टर्न 1। तो करंट की वजह से हमें क्या मिलेगा? सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऑन द एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो सर्कुलर करंट लूप है उसका सेंटर O है। सेंटर से एक्स एक्सिस के तरफ जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो हो गया एक्सिस, सर्कुलर करंट लूप का एक्सिस। तो इस एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। एक सर्कुलर करंट लूप है, उसका एक्सिस x की तरफ हमने लिया है। तो सर्कुलर करंट लूप के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला B इक्वल म्यू नॉट बाय आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आई करंट है, आर क्या है? सर्कुलर करंट लूप का रेडियस। एक्स क्या है? जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स। ये है एक्स डिस्टेंस।
अगेन आर क्या है, सर्कुलर करेंट लूप का रेडियस। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो हमने कैसे निकाला, हमने बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला। जैसे आइडियल के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है, वैसे ही यहाँ हमने आइडियल कंसीडर किया, ये आइडियल। इस आइडियल के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको निकाला। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक्स की तरफ डी बी कॉस थीटा, वाई की तरफ डी बी साइन थीटा। तो बाद में हमने क्या किया, जो डी बी कॉस थीटा है उसको इंटीग्रेशन किया, करने के बाद हमें मिला ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप। ये जो सर्कुलर करेंट लूप है इसका सेंटर ओ में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमने पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस डायग्राम में सेंटर में एक्स की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ओरिजिन पर है ना सेंटर ओरिजिन पर है, ओरिजिन में एक्स की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। वाई की वैल्यू भी 0 होगा। तो हम x की जगह 0 पुट करेंगे। ये जो x स्क्वायर है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो हमें मिलेगा b इक्वल म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप। r मीन्स ये जो सर्कुलर करेंट लूप है उसका रेडियस, I मीन्स करंट, जो करंट सर्कुलर लूप में फ्लो हुआ है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इट स्टेट्स दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B is equal to the product of magnetic permeability of free space and enclosed current. Mathematically, closed integral B dot dl equal mu naught into I. B means magnetic field, dl small length, mu naught magnetic permeability of free space, I means enclosed current. एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। B है, B हम निकाल सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कहा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हमें लेना होगा। ये इंटीग्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैंने dl मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया क्या, लाइन इंटीग्रल, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया, तो ये क्या हो गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके बराबर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, किसका बराबर है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एनक्लोज करंट। एनक्लोज करंट ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का इक्वल है। सपोज एक वायर है, इस वायर से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आई करंट फ्लो हुआ है। आई करंट की वजह से इस वायर से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एम्पिरियन लूप चाहिए, तो हमें एक लूप कंसीडर करना होगा। तो लूप को हम कैसे कंसीडर करेंगे, P पॉइंट पर हमें चाहिए, तो P पॉइंट की थ्रू हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एम्पिरियन लूप।
ये जो सर्कुल ड्रॉ किया ये हो गया एम्पीरियन लूप। अब हम कैसे निकालेंगे देखिए, B इक्वल म्यू नॉट I क्रॉस इंटीग्रल dl। तो dl यहाँ हमने थोड़ा लेंथ हमने कंसिडर किया dl, तो टोटल लेंथ क्लोज dl का मतलब क्या है, टोटल लेंथ कितना होगा, ये हो गया dl लेंथ, ये हो गया dl लेंथ, स्मॉल जो लेंथ है ये हो गया dl लेंथ। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है टोटल लेंथ कितना होगा, तो ये स्मॉल लेंथ किसका था, सर्कुल का था, तो सर्कुल का टोटल लेंथ कितना होगा, मतलब ये जो सर्कुल है उसका सरकमफेरेंस कितना है। तो सर्कुल का टोटल लेंथ का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस। कैसे निकालते हैं हम, ये सर्कुल है, रेडियस r है, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr। तो ये सर्कुल है, उसका रेडियस d है, तो सरकमफेरेंस कितना होगा 2πd। तो हमें मिला म्यू नॉट IE बाई 2πd। ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की सेंटर में P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एम्पीरियन लूप चाहिए, हमें एक लूप रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसिडर करना होगा। कंसिडर करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, उसके बाद हमें मिलेगा B इक्वल म्यू नॉट NI। म्यू नॉट मीन्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I मीन्स करंट फ्लो हुआ है, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए कंडक्टर के थ्रू IA करंट, बी कंडक्टर के थ्रू IB करंट फ्लो हुआ है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तब दोनों के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन। पैरेलल करंट्स एट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में तब दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा। अब फोर्स हमें निकालना है। देखिए, जब ए कंडक्टर के थ्रू IA करंट फ्लो होगा तब ए कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो होगा BA। ए कंडक्टर के लिए हमें BA मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वैसे ही बी कंडक्टर के थ्रू IB करंट फ्लो होने के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा BB। इस मैग्नेटिक फील्ड को मिलेगा। IA के लिए BA मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, IB के लिए BB मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। पहले हमें एक बात सीखा था कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तब उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ए ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है BA, उस मैग्नेटिक फील्ड ने IB करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर B कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब BA मैग्नेटिक फील्ड ने B कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो IB के ऊपर कितना फोर्स लगेगा,
आई बी इंटू बी ए इंटू एल। हमें एक फॉर्मूला मिला था F इक्वल आई एल क्रॉस बी, ये हमें एक फॉर्मूला मिला था। यहाँ थीटा 90 डिग्री हुआ है, इसीलिए आई एल बी हम लिख सकते हैं। मतलब क्रॉस को जब रिमूव करेंगे तब होगा आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे आई एल बी। तो ये हो गया फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका एक्सप्रेशन। तो आई बी के ऊपर, यहाँ देखिए आई बी के ऊपर किसने फोर्स लगाया है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड ने। आई बी के ऊपर कितने फोर्स लगाया है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड ने। मतलब बी ए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई बी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, आई बी इंटू बी ए, आई बी इंटू बी ए इंटू एल। एल मीन्स सपोज यहाँ कुछ लेंथ कंसिडर कीजिए, उस लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगाया है। स्ट्रेट वेयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाला था, ये एक्सप्रेशन बी इक्वल म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो हमने क्या लिखा, म्यू नॉट आई ए 2 पाई डी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण मिला है, आई ए के कारण। बी ए मैग्नेटिक फील्ड आई ए करंट की वजह से मिला है, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए आई बी इंटू एल बाई 2 पाई डी। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ए के ऊपर बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है बी बी, वो कितना फोर्स लगाएगा, उसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। कोई भी एक एक्सप्रेशन आप चूज कीजिए, मैंने ये चूज किया। यहाँ करंट की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 करंट है आई ए आई बी, मैंने करंट की वैल्यू 1 पुट किया, 1 लेंथ भी कितना कंसिडर किया 1 मीटर, ठीक है। और ये जो म्यू नॉट बाई 2 पाई है उसका वैल्यू कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। और डी भी कितना कंसिडर किया, डी मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको भी मैंने क्या कंसिडर किया 1 मीटर। तब हमें क्या मिलेगा, देखिए जो फोर्स हमें मिलेगा उस फोर्स की मदद से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। हमने करंट कितना माना, 1 माना, तो 1 एम्पियर करंट के लिए फोर्स कितना होगा, मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगा उसके ज़रिए हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन बना सकते हैं। Definition of 1 ampere. When two very long, straight, parallel conductors of negligible cross-section are placed 1 meter apart in vacuum, would produce a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length. Then the current flowing through each of these conductors is called 1 ampere. 2 कंडक्टर है, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर है, वैक्यूम में रखा गया है, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अगर होगा, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर होगा। इन दोनों की सभी में से ए एंड बी करंट कितना पास होगा, ए से भी 1 एम्पियर करंट पास होगा, बी से भी 1 एम्पियर करंट पास होगा। मतलब ए एंड बी उसका जो करंट की वैल्यू है कितना होगा 1 एम्पियर। और एक बार देख लीजिए म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितना है। पहले मिला था म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू कितना होगा। 4 को 2 इंटू 2 ऐसे कर दीजिए, एक 2 यहाँ रखा दिया, दूसरा 2 इस साइड में ले जाएंगे, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ये क्या होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू। तो यहाँ जो हमने लिखा है
म्यू नॉट, यहाँ हमें क्या चाहिए, म्यू नॉट बाई 2 पाई, उसका वैल्यू चाहिए 2 × 10⁻⁷ जो हमें मिला था 2 × 10⁻⁷। टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ABCD एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, इसको हमने रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ देखिए मैग्नेट का N पोल, इस साइड मैग्नेट का S पोल है। N पोल एंड S पोल, दोनों पोल के बीच क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड पर हमने क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तब क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है उसमें 4 आर्म है, AB, BC, CD, AD। सभी आर्म में फोर्स लगेगा। AB के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन द आर्म AB F1 = IBB। AB का लेंथ कितना है, B है, रेक्टेंगल है इसलिए CD = AB होगा। CD का लेंथ जितना होगा AB का लेंथ उतना ही होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था फोर्स निकालने के लिए, F = ILB। तो L की जगह यहाँ क्या आएगा, आर्म की जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है, लेंथ कितना होगा, CD की बराबर होगा। लेंथ कितना होगा, CD की बराबर होगा, B होगा, इसीलिए हमने लिखा है IBB। फोर्स ऑन द आर्म CD = IBB। AB एंड CD के ऊपर इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन AB एंड CD दोनों में करंट की डायरेक्शन देखिए। AB में करंट इस तरफ, CD में करंट इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए AB के ऊपर जो फोर्स लगेगा एंड CD के ऊपर जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगा। AB एंड CD दोनों के ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन फोर्स इक्वल है, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसीलिए ये रेक्टेंगुलर लूप रोटेट करने लगेगा, ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रोटेट करने लगेगा, इसमें रोटेशन होगा। रोटेशन होगा तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो हम टॉर्क फाइंड आउट किया, टॉर्क टाउ = F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F × A sin थीटा। ये जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है, इसीलिए हमें मिला F × A sin थीटा। F की जगह हमने पुट किया IBB A sin थीटा, I × AB B sin थीटा। AB का मतलब क्या होगा, A मीन्स रेक्टेंगुलर लूप का ब्रेथ, B मीन्स लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एरिया, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का एरिया। A × B मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिलेगा IAB sin थीटा। तो IA की जगह हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया M, IA को रिप्लेस करके हमने एक न्यू टर्म M लिखा, MB sin थीटा। sin थीटा रिमूव करने से क्रॉस आएगा, टाउ = M × B। ये हो गया टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया फैक्टर। ये करंट एंड एरिया फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। M = I × A, I मीन्स करंट, A मीन्स एरिया फैक्टर। अगर रेक्टेंगुलर लूप में n टर्न्स होगा तो हम यहाँ n मल्टीप्लाई करेंगे, देन मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन कैसा होगा, M = NIA। लेकिन यहाँ नंबर्स ऑफ टर्न 1 है, इसीलिए हमने n की जगह 1 पुट किया। IA एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए ये होगा। अगर रेक्टेंगुलर लूप में n टर्न्स है तो क्या होगा, M = NIA।
SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, डायमेंशन AL स्क्वायर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? I/A। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तब करंट जनरेट होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके कारण भी क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के कारण करंट जनरेट होगा, तो हमें करंट मिलेगा। तो करंट के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? एरिया। ये सर्कुलर लूप का एरिया कितना है? पाई स्क्वायर, रेडियस r है, पाई स्क्वायर। तो करंट के साथ एरिया मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए M इक्वल I/A है, तो पहले I निकालिए। यहाँ I कितना होगा? हम तो जानते हैं I इक्वल टू Q/T, तो यहाँ I कितना होगा? E/T। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्या है? यहाँ T लिखा था, लेकिन यहाँ कैपिटल T हमने यूज किया क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो T का, कैपिटल T का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। एरिया, एरिया कितना होगा? पाई स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड मीन्स एक रोटेशन, एक सर्कुलर मोशन में कितना टाइम लगता है। तो T इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। V इक्वल टू क्या है? S/T। तो T इक्वल टू क्या होता है? S/V। टोटल डिस्टेंस बाय V। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस सर्कुलर लूप का, इस सर्कुल का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। हमें T निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय V, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? V। तो T की जगह हम, कैपिटल T की जगह हम लिखेंगे 2πr/V इंटू पाई स्क्वायर। V ऊपर जाएगा, EV 2πr इंटू पाई स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल गया, एक r कैंसिल गया, हमें मिला EVr/2। अब हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन की जो मास है, Me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me से मल्टीप्लाई किया, तब नीचे हो गया ट्वाइस Me, ऊपर क्या हो जाएगा? mvr। mvr का मतलब क्या है? L। mvr का मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ई को मैंने पहले लिखा। mvr उसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम L बाय ट्वाइस Me। ये क्या हो गया? डायपोल मोमेंट। ये क्या हो गया? डायपोल मोमेंट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँगा तो क्या होगा? M और μL इक्वल -E/2me, और यहाँ वेक्टर साइन आएगा। तो माइनस साइन, निगेटिव साइन क्यों आया? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए आया। Gyromagnetic ratio, the ratio between magnetic dipole moment and angular momentum is constant and it is known as gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio क्या है? एक रेशियो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच। मैथमेटिकली μL/L, इसका वैल्यू कितना आया? 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg।
ये हो गया जायरोमैग्नेटिक रेशियो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट, बोर मैग्नेटॉन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम होगा, कम होगा। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का मिनिमम वैल्यू है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। वैल्यू कितना है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए और कोई सर्किट पर करंट है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, ये उसका डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। ये मैग्नेट का दो पुल है, एन पुल एंड एस पुल। दोनों पुल के बीच हम सॉफ्ट आयरन कोर रखा है और ये है रेक्टेंगुलर कॉइल और ये है स्प्रिंग। दोनों पुल के बीच क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब रेक्टेंगुलर कॉइल की थ्रू करंट पास होगा तब रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगा, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगा तब ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्शन होगा और स्केल देखकर हम कितना करंट सर्किट पर फ्लो हो रहा है वो हम बता सकते हैं। और ये जो स्प्रिंग है, जब रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगा तब इस स्प्रिंग में रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। जब करंट बंद हो जाएगा, जब हम स्विच ऑफ करेंगे, गैल्वेनोमीटर को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे, तब ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है उस टॉर्क की वजह से ये जो पॉइंटर है ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। पहले पॉइंटर इस ऐसे रहेगा। कॉइल की डिफ्लेक्शन की वजह से पॉइंटर मिडल पॉइंट से इस तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन जब करंट बंद हो जाएगा, जब हम गैल्वेनोमीटर को सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे, तब फिर से ये पॉइंटर मिडल पोजीशन पर आ जाएगा ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क पॉइंटर पहले जिस पोजीशन पर था उस पोजीशन पर ले जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जितना टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल में लगेगा उतना टॉर्क स्प्रिंग में डेवलप होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क। इसलिए हमने लिखा है टॉर्क ऑन द कॉइल इक्वल स्प्रिंग टॉर्क। तो टॉर्क ऑन द कॉइल कितना होगा? NIAB। ये कैसे आ गया? ये देखिए, यहाँ टॉर्क कितना है? IAB। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? IAB। यहाँ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1 है। लेकिन नंबर्स ऑफ टर्न्स n होगा, कैपिटल N होगा, तो यहाँ n मल्टीप्लाई होगा, NIAB sin 90। तो इसीलिए हमने लिखा है NIAB, क्योंकि यहाँ टर्न एक से ज़्यादा है। NIAB इक्वल स्प्रिंग टॉर्क। स्प्रिंग टॉर्क है K∅। K को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो I हमने निकाला I इक्वल K/NAB इंटू ∅। एक पार्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए K, NAB ये सब कांस्टेंट होगा। नंबर्स ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, वो तो सेंस नहीं हो सकता है ना। यहाँ 3 है नंबर्स ऑफ टर्न्स, तो 3 ही रहेगा, उसको तो हम खुल के सेंस नहीं कर सकते हैं ना। A एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, वो तो फिक्स होगा। B मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू फिक्स होगा। कोई भी एक पार्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए ये सब फिक्स होगा, ये सब कांस्टेंट होगा। तो हमें मिलेगा I इज प्रोपोर्शनल टू ∅। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, और ज़्यादा वैल्यू स्केल पर शो करेगा।
नेक्स्ट करेंट सेंसिटिविटी द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करेंट इज कॉल्ड करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर voltage sensitivity the deflection of galvanometer per unit voltage is called voltage sensitivity of the galvanometer तो पर यूनिट करेंट पर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो है करेंट सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज पर जो डिफ्लेक्शन है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करना होगा उसको हम बोलते हैं शंट इस रेसिस्टेंस को ये जो स्मॉल रेसिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस तो ये है डायग्राम कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू ए वोल्टमीटर तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर हम कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लूट रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा तब ये बन जाएगा वोल्टमीटर तो ये है कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू ए वोल्टमीटर और ये है कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर दोनों डायग्राम को याद रखिए